हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है कोड ब्लू, कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर। जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग जानते भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें डिटेल में समझानी है जीरो लेवल से लेकर, और इस पर्पज से समझाना है कि जो लोग यहाँ पर अभी इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, आप सबके सब आज यहाँ से सीख कर जाओगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, और अगर ऐसा होता है तो हमें सीपीआर कैसे देना है, पेशेंट की जान बचाना क्यों जरूरी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि ये काम सीपीआर देने का काम, फोन साइलेंट करो सारे लोग, पिक करके साइलेंट करो सर। सीपीआर देने का काम किसी स्टाफ का नहीं है। आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीपीआर कभी भी कहीं भी किसी को भी दे सकते हो, जिसको भी जरूरत हो, कोई भी हो, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड से हो ना हो, सीनियर हो, जूनियर हो, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सिलेबस में ऐड कर रखा है सीपीआर की ट्रेनिंग को, और क्लास 8th के बच्चों को वो सीपीआर सिखाकर भेजते हैं अपने करिकुलम में। और एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें क्लास 8 के एक बच्चे ने अपने फादर की जान बचाई थी घर पे उसको सीपीआर देकर। उसके बाद एम्बुलेंस आई, जब तक आई तब तक उन्होंने सेव कर ली। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट है क्या, हार्ट अटैक क्या होता है, और सीपीआर कैसे देना है, इसको पहचानना कैसे। ठीक है, कोई बता सकता है कि हार्ट अटैक क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। म्यूट करते हैं ना, ठीक है। एनीवेज, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हार्ट अटैक होता क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। आपके सामने हार्ट का डायग्राम बना है, ये डायग्राम देख रहे हो, जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको मालूम होगा हार्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। और ऐसा वाला जो होता है ना, ये हार्ट नहीं होता है, ठीक। तो ये जो बचपन से कंसेप्शन पढ़ाया जाता है कि हार्ट ऐसा होता है, प्यारा सा क्यूट सा, इसके अंदर एक तीर जाता है, ये सब कुछ नहीं होता। हार्ट एक्चुअली में ऐसा दिखता है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक इसकी फंक्शनिंग होती है। बेसिक एनाटॉमी के हिसाब से हार्ट आपके 4 चेंबर में डिवाइडेड होता है। ऊपर के दोनों चेंबर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे के दोनों चेंबर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर और नीचे से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट में भी डिवाइड होगा। ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जिसमें इंसान सामने खड़ा होकर स्टडी करता है, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और जब फ्रंट से हम देखते हैं तो हार्ट का ये साइड लेफ्ट होता है और ये साइड राइट होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कौन सा है? लेफ्ट, और ये कौन सा है? राइट। तो लेफ्ट का ऊपर वाला एट्रियम था, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ये राइट का एट्रियम था, ये है राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर के नाम होते हैं। ये नहीं भी याद रहते तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इनका काम समझ लो खाली क्या होता है, बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाना और हार्ट से वापस बॉडी में लेकर जाना। हार्ट का सिर्फ इतना सा काम है। प्यार मोहब्बत इश्कबाजी हार्ट का काम नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये काम हार्ट के नहीं है। हार्ट का सिर्फ एक काम है, ब्लड को लगातार पंप करते रहना। ये एक मोटर की तरह काम करता है जो ब्लड को लगातार घुमाता रहता है, और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बार लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में आता है, फिर बॉडी में जाता है, फिर हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है। ऐसा करके सर्कुलेशन चलता है, बट वो आज के सेशन का टॉपिक नहीं है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर्पस सिर्फ ये है ये बताने का कि हार्ट कैसे काम करता है, और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और ब्लड से ही आपकी ऑक्सीजन जाती है, और जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, खाना पीना, एनर्जी, जितनी भी चीजें हैं, वो सब ब्लड से ही सप्लाई होती हैं ब्रेन में और बाकी ऑर्गन्स पूरी बॉडी में। अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो ये सप्लाई रुक जाएगी, फिर क्या होगी? आपकी डेथ। डेथ कैसे होगी? मान लो हार्ट ने ब्लड का पंप करना बंद कर दिया और ब्लड आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, तो जब ब्लड नहीं पहुंच रहा यहाँ तक तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जो सेल्स है वो मरना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर के बाद आपका ब्रेन डेड हो जाएगा और आप कोमा की कंडीशन में चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? ठीक है। अब हार्ट काम करना बंद करेगा 2 तरीकों से, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। दोनों का सिस्टम ये समझो, जिस तरह से बॉडी के हर ऑर्गन में ब्लड जाना और ऑक्सीजन जाना जरूरी है, उसी तरह से हार्ट में भी ब्लड और ऑक्सीजन जाना जरूरी है। ठीक है, तो जिन वेसल्स से जिससे ये ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, उनमें से कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसको समझने के लिए ये सब हटा दो।
ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, ये हार्ट के अंदर आएगा और इससे हार्ट को एनर्जी मिलेगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सपोज 1 2 3 ऐसे करके पूरे हार्ट में ब्लड की वेसल्स है। तो ब्लड वेसल समझ रहे हो, ये जो हाथों में नसें देखते हो, नसें जिसके अंदर से ब्लड जा रहा होता है, वैसे ही वेसल्स हार्ट के ऊपर होती हैं, उससे हार्ट को ब्लड की सप्लाई मिलती है। अगर किसी वजह से किसी एक हार्ट की सप्लाई बंद हो गई, किसी एक ब्लड वेसल की सप्लाई बंद हो गई, तो दिल का कोई एक पार्ट होगा जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और वो पार्ट मरना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो जब तुम्हारी सांस नहीं आ रही, तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, तो क्या तुम काम कर सकते हो? सपोज तुमसे कह दिया जाए कि एक बाल्टी लेकर इधर से उधर रख आओ जाकर, लेकिन अब तुम्हारा गला दबा दे कस के, तो तुम गला दबाए दबाए बाल्टी रख पाओगे क्या? नहीं रख सकते। क्यों? तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन, तुम्हें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो तुम काम नहीं कर सकते। तो हार्ट तो लगातार जिंदगी भर काम करता रहता है। हम लोग तो सो भी जाते हैं, ये नहीं सोता, इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो अगर इसको एनर्जी नहीं मिल रही, ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच रहा है, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं इसको? इतनी बात समझ में आती है? तुम लोगों को समझ में आ रही कि नहीं? अगर तुम्हें समझ में आ गई तो सबको समझ में आ रही। समझ में आ रही बात? जब एक हार्ट अटैक होता है तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज में देखा जा सकता है। दिल शरीर को पोषण देने के लिए करीब 1 लाख किलोमीटर की लंबाई के वेसल्स में खून को पंप करता है, लेकिन इसके साथ ही दिल कोरोनरी आर्टरीज में भी खून को पंप करके अपने लिए पोषण लेता है। अगर एक कोरोनरी आर्टरी भी बीमारी से ब्लॉक हो गई, अगर खून की पोषण देने वाली धारा कम होती गई, अगर दिल को पोषण नहीं मिला और अगर फौरन चिकित्सा न की गई, तो नतीजे घातक हो सकते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है हार्ट का थरथराना। हार्ट लगातार ऐसे पंप करता है। हाथ दिख रहा है मेरा? ठीक है। लगातार हार्ट ऐसे पंप करता रहता है। किसी वजह से अगर इतना पंप ना करके ऐसे ऐसे करने लगा, तो ये हार्ट थरथराएगा लेकिन पंप नहीं करता। समझ में आ रही बात? यस और नो? हार्ट के थरथराने को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। समझ में आ रही बात? ये क्यों होता है? हार्ट अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा था। कार्डियक अरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ट होता है ना, ये करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? पानी की मोटर के लिए बटन ऑन करते हो, बटन ऑन करने के बाद मोटर चलती है। अगर वोल्टेज कम है तो मोटर घिर घिर करेगी, लेकिन पानी फेंकेगी क्या? नहीं फेंकेगी। बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से हार्ट भी काम करता है करंट पे। हमारे 2 करंट के नोड्स होते हैं, इसको बोलते हैं SA नोड, और यहाँ पर एक होता है AV नोड। यहाँ से करंट बनता है और ये करंट यहाँ पे सप्लाई होता है, फिर ये पूरे हार्ट पे सप्लाई होता है, जिसके बाद ये हार्ट चलता है, बंद होता है, खुलता है। ठीक। किसी वजह से अगर ये करंट की सप्लाई रुक गई या करंट सही नहीं जा रहा या वोल्टेज कम है, तो हार्ट क्या करेगा? सिर्फ मोटर की तरह थरथराएगा, लेकिन ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? The heart normally beats in a regular rhythm at 60 to 100 beats per minute. This steady and coordinated rhythm allows the heart to effectively pump blood. Electrical signals that travel through the heart control the heart's rhythm. These electrical signals start in a cluster of cells called the sinoatrial node, or pacemaker. The sinoatrial node, or SA node, is located in the wall of the right upper chamber of the heart, called the right atrium. When the electrical signals reach the heart muscle, they cause it to contract and pump blood. An abnormal heart rhythm is called an arrhythmia. During atrial fibrillation, the atria quiver because of chaotic electrical signals in the heart, resulting in an abnormally fast or irregular heartbeat. तो इसमें भी ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा था, इसमें भी ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा, इंसान की मौत हो जाएगी। ओके। अब हमें करना क्या है इन दोनों कंडीशंस में, ये समझ लो। इन दोनों ही कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें देना होता है सीपीआर। सीपीआर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो डमी हमारे पास है, डमी पे करके दिखाएंगे, सबको प्रैक्टिस करवाएंगे। सीपीआर का पर्पस क्या होता है ये समझ लो। खाली हार्ट का काम था पंप करना, हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो हमें उसको पंप करवाना है। करवाना है, नहीं करवाना? ठीक है। अगर मोटर नहीं चल रही है तो बाल्टी में पानी भर भर के ऊपर पहुंचाते हो, नहीं पहुंचाते? लेकिन शरीर में तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक नली काट ली, उसको फूंक दिया, ब्लड ऐसे घूमना शुरू हो गया।
तो इसमें क्या करते हैं, हम बाहर से हार्ट को प्रेशर देकर दिल को ऐसे चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं अभी समझना बात, इतनी बात समझ में आती है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सीपीआर पे आने से पहले हम ये देख लेते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको सिम्टम क्या होगा। पहली चीज, दोनों ही कंडीशंस जरूरी नहीं है कि आपको बताकर हो, या दोनों ही कंडीशन ऐसा भी नहीं है कि अचानक से हो जाए। हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक कभी भी अचानक से तुरंत नहीं पड़ता, पहले से कुछ ना कुछ सिम्टम्स देगा। इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला, चेस्ट में कंफर्ट, बहुत उलझन महसूस होगी, बहुत ज्यादा उलझन महसूस होगी, घबराहट फील होगी। सेकेंड थिंग, दर्द महसूस होगा। दर्द कहाँ पे? लेफ्ट साइड में दिल के पास दर्द महसूस होगा। और गर्दन पे दर्द महसूस हो सकता है, जबड़ों पे दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द आपका कंधे तक जाएगा, कंधे से हाथ की तरफ आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर चेस्ट में दर्द हो रहा है तो उसको कभी भी हल्के में मत लेना। ये मानकर चलो कि हो सकता है किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, इस वजह से उसके सीने में दर्द हो रहा है। और अगर वो दर्द बढ़ रहा है शोल्डर की तरफ या गर्दन की तरफ या हाथ की तरफ, तो डेफिनेटली मान के चलो उसको हार्ट अटैक आ रहा है। और उसके पास बहुत कम टाइम है, उसके बाद वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, उसको सीपीआर की तुरंत जरूरत है। यहां तक की बात समझ में आती है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के कोई सिम्टम्स नहीं। हार्ट अटैक ज्यादातर बुजुर्गों को होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनको होता है। हार्ट अटैक किसी को भी हो, कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। छोटे बच्चों को हो सकता है, नए जन्मे बच्चे को भी हो सकता है, हम लोगों अडल्ट को हो सकता है, किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक किसी भी वक्त हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट, सॉरी, हार्ट अटैक में। और इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। हम अभी खड़े हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं, बात करते करते अचानक से हमको थोड़ा सा उलझन महसूस होगी और हमें चक्कर आएगा और हम गिर जाएंगे, बस इतना ही होगा। इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसे खड़े सीधे गिर गए और उसके बाद हम बिल्कुल बेहोश हो गए, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं देखे। हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं लेकिन इसके नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा खड़ा है, नॉर्मल है, और थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ी सी उलझन होती है सीने में और वो गिर जाता है, तो हो सकता है उसको क्या हुआ हो? कार्डियक अरेस्ट। बोलो सब लोग, ठीक है। ये शब्द जबान पे चढ़ना चाहिए। क्या है ये? इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक जैसी चीजें नहीं, दोनों अलग अलग। फर्क क्या है दोनों में समझ में आ गया? एक में ब्लड नहीं पहुंचता दिल में और एक में करंट सही नहीं पहुंचता। ओके। हार्ट अटैक में क्या, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो पंप नहीं कर पाएगा। कार्डियक अरेस्ट में थरथराहट होगी। ओके। इस थरथराहट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं क्या? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? फिब्रिलेशन। इसको हम लोग एएफ बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन या फिब्रिलेशन। ये आप लोगों से मतलब नहीं है, ये नहीं भी याद रहता आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आपको मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। ठीक। अब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है? देना है सीपीआर। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि सीपीआर देने की जरूरत है या नहीं है। सपोज आपका एक पेशेंट किसी बेड पे लेटा हुआ है और वो सो रहा है और आपने सोच लिया कि इसको सीपीआर हो गया, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया, और आप जाके सीपीआर देने लगो तो वो उठ के बहुत मारेगा। यस और नो? है ना? कैसे होता है ये? किसी पेशेंट को फिंगर प्रोब लगाते हो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए, उसको नींद आ रही थी, प्रोब निकल गया और वो आराम से सो गया। आपने मॉनिटर में देखा कोई लाइन नहीं आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक, आपने सोचा कार्डियक अरेस्ट हो गया और जाके सीपीआर देने लगे। तो पहले ही सीपीआर के बाद वो आपको सीपीआर देगा, उसके लिए तैयार रहो। ओके। तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि आपको पहचानना कैसे। ठीक। हार्ट अटैक की बात नहीं करते, हम बात करेंगे सीपीआर। सीपीआर को आइडेंटिफाई करने के 3 स्टेप्स हैं। कितने? कितने हैं? सारे लोग नहीं बोलोगे, शाम तक 3 ही बोलते रहोगे। कितने स्टेप्स हैं? शाबाश। सबसे पहला स्टेप है रिस्पॉन्स। कौन सा है? रिस्पॉन्स का मतलब जो तुम लोगों से हमको क्लास में कभी नहीं मिलता, हम बोलते रहते हैं, तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे? मैंने बोला कार्डियक अरेस्ट होगा तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ठीक है। अभी कोई बेहोश अगर हो गया तो उसका रिस्पॉन्स चेक करोगे। सबसे पहले तो ये पता करोगे बेहोश है कि सो रहा है, हाँ या ना? ठीक है।
अगर तुम उसको बुलाओगे और वो जवाब दे दे तो इसका मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो कैसे पूछोगे? 2-3 बार उसको बुलाओगे, थप्पड़ मारोगे गाल पे, है ना। ये हमारे पास एक डमी है, इसको एक अच्छा सा नाम दो। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या बोलो? चलो, इसका नाम है राहुल, ठीक। अब ये राहुल भाई लेटे हुए हैं, इनका हमें रिस्पांस चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? जो नॉर्मली हम लोग सबसे बुरी चीज हमारी आदत क्या है ना, हम लोग हिंदी पिक्चरों से बहुत सीखते हैं और सब गलत सीखते हैं। फिर फिल्मों में तुमने क्या करते देखा होगा, ये है ना, गाल पे कभी भी मारना नहीं। अगर नहीं हुआ है ना कार्डियक अरेस्ट तो कहेगा तुमने हमें थप्पड़ मारा, और फिर वो तुम्हारा रिस्पांस चेक करने लगेगा और बहुत जोर से चेक करेगा, ठीक है। अगर आपने पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है, पहले उसको आवाज दो। अगर नाम पता है तो, नहीं पता है तो भाई साहब कुछ भी। नहीं रिस्पांस कर रहा तो शोल्डर टैप करते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे करते हैं? ठीक है, इसको लिटा के दिखाना पड़ेगा। इसमें देखो वीडियो में आ रहा है ये सभी, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ये शोल्डर है, ठीक है ना। इस शोल्डर पे हमको टैप करना है। सपोज ये पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो हम साइड में जाकर शोल्डर पे ऐसे कंधों पे टैप करेंगे। हेलो भाई साहब, राहुल जी। अब कंधे एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जहां कितनी भी जोर से मार लो कभी दिक्कत नहीं होती, बाकी और कहीं भी मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। किसी को एक दूसरे का रिस्पॉन्स चेक करना है, मौका अच्छा है, कर लो। जिसकी किसी से कोई खुन्नस हो, भड़ास हो, तुम कर लो उसका रिस्पॉन्स चेक, जाओ, ठीक है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो तुम समझना अपना, ठीक है। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आप कहाँ पे टैप करोगे? उसके जितनी तेजी से टैप कर सकते हो करो। अगर इसके बाद भी उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो दूसरा स्टेप होगा चेक करने का, जिसको बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं? पल्स। और तीसरा होता है रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सारे बोलो। उसके बाद आप पल्स और रेस्पिरेशन दोनों एक साथ चेक करोगे, ठीक है। पल्स चेक करने के लिए कौन सी पल्स चेक करोगे? कैरोटिड। बोलो, कैरोटिड। शरीर पे बहुत सारी जगहों से हम पल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के केस में हम जो पल्स चेक करेंगे वो कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, और वो हमारी गर्दन पे होगी, ठीक है। कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सारा जो सीखा देखा इधर इधर कान के नीचे, गले के नीचे सब भूल जाओ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये तुम्हारा सांस की नली जा रही है, सब लोग देखो अपने, सबके पास है कोई ऐसा जिसकी सांस की नली ना हो? अच्छा, ये सांस की नली के बाद ये गर्दन की मसल्स है किनारे, है कि नहीं है? सबके है, ठीक। अगर ये मसल्स नहीं होंगी या काम नहीं कर रही होंगी तो आप गर्दन घुमा नहीं पाओगे। बॉडी के मूवमेंट के लिए मसल्स जरूरी होती है, ठीक है। अभी एक चीज इसमें ध्यान दो, ये तुम्हारा पाइप है सांस लेने का, और ये तुम्हारी मसल्स है, ठीक है। सांस का पाइप हमेशा सीधा जा रहा होगा, सब लोग चेक करो अपने, ये पाइप सीधा जा रहा है, लेकिन ये मसल्स हमेशा तिरछी आएंगी, ठीक। और ये पाइप और मसल्स के बीच में यहां पर एक थोड़ा सा गैप होगा दोनों तरफ, म्यूट कर दो। बस इस गैप में अपनी उंगली को धसा लो, तुमको पल्स मिल जाएगी। कैसे धसाओगे? अपने सांस की नली पे उंगली रखो, 2 उंगलियां, ठीक है। और उसके बाद किसी भी एक साइड पे खिसका दो उसको धीरे से, गड्ढे के अंदर। यहाँ पे देखो पल्स फील हो रही है, ये तो सांस की नली है, बगल में हो गैप, मसल्स और इसके बीच में मिली? हाँ, हाँ जी। इमोरल चेक कर रही हूँ क्या? हाँ जी। मिल गई? सबको मिल गई? कोई ऐसा जिसके पल्स ना हो? नहीं, सबके हैं, सारे जिंदा हो। अच्छा, कान के नीचे और यहाँ पल्स नहीं मिलेगी, तुम्हें पल्स मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये लोकेशन पहचानना सीखो। अगर ये पेशेंट हमारा लेटा है, इसके लेफ्ट साइड में हम हैं, तो हम इसके सांस की नली पे उंगली रखेंगे और अपनी तरफ वाले गड्ढे के नीचे उंगली को धसा देंगे। दूसरी चीज, उंगली को सिर्फ रख कर फील करना है, दबाकर जान नहीं निकालनी
है ना, पता लगे जहाँ पे फील नहीं हो रही और अंदर घुसेड़ दिया और अंदर घुसेड़ दिया, तो हल्की फुल्की पल्स होगी तो भी नहीं समझ में आएगी, तुम उसको दाब दोगे कस के, ठीक है। तो आपने कैरोटिड पल्स केवल यहाँ पर रख के चेक करनी है। अगर आपको पल्स फील हो रही है तो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है कार्डियक अरेस्ट होने वाला हो, लेकिन जब तक आपको पल्स फील हो रही है आप सीपीआर नहीं दोगे, क्योंकि सीपीआर का काम है बाहर से दिल को पंप करना ताकि ब्लड फ्लो हो। और अगर ब्लड फ्लो हो रहा है मतलब दिल पंप कर रहा है, तो चलती हुई मोटर पे दूसरा करंट देने का कोई फायदा नहीं, आया ना, ठीक है। इसके साथ अब रेस्पिरेशन चेक करोगे। रेस्पिरेशन चेक करने का सीधा सा तरीका, सीधे खड़े हो जाओ और चेस्ट को देखो। अगर सांस ले रहा है तो चेस्ट खुलेगा, उठेगा, नीचे जाएगा। अगर सांस नहीं ले रहा है तो चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कान पे रख के सुनना, 2 उंगली नाक पे लगाना, महसूस करना, ये सब चीजें ऑब्सोलीट है, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपकी सिर्फ पल्स है, ठीक। ये तीनों चीजें नहीं है अगर पेशेंट में, तो ये मानकर चलो कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसे सीपीआर देने की जरूरत है। ओके, एक चीज और, ये पूरा रिस्पांस चेक करने में आपको जो सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए वो 10 सेकंड लगेगा। कितना? 10 सेकंड से ज्यादा आप इसमें टाइम बर्बाद नहीं करो, ठीक। आपने पेशेंट देख लिया, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपने कंधे टैप कर लिए, आपने पल्स चेक कर ली। 10 सेकंड के अंदर अगर ये चीजें नहीं मिलती है, आप इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करो। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं? पक्का? ओके। कैरोटिड पल्स देख लोगे सब लोग? पल्स ढूंढ लोगे सब लोग? किसी को डाउट हो तो बता दो, ठीक है। अब जो बताने जा रहे हैं ना जितना, उसको बहुत सीरियसली सुनना। मेरी आवाज है, इसमें साउंड नहीं आएगा। चलो, अब आगे जो बता रहे ना उसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हारे घर के किसी मेंबर को कार्डियक अरेस्ट होगा जरूर। और जिस वक्त होगा ना, तुम ही सामने खड़े होगे और तुम्हें ये ट्रेनिंग याद आएगी, उस दिन अगर हमने सीरियसली देख लिया होता तो आज हम इनकी जान बचा लेते। ऐसा हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने बोला है कि ये ट्रेनिंग कर लो, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद रात को फोन आया कि हमारे पापा को पता नहीं, अभी बिल्कुल ठीक थे, थोड़ी सी उलझन मची, उसके बाद बेहोश हो गए, उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए, जब तक हॉस्पिटल ले गए तब तक खत्म हो गए। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, और कर देगा डेफिनेटली। किसी का भी घर हॉस्पिटल से जस्ट पास में नहीं होता। और अगर आपको 3 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर नहीं मिला तो मान के चलो आपकी जान नहीं बची, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जितने बजे भी होता है, जिस भी वक्त आपको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब तक सीपीआर नहीं मिलता, हर मिनट आपकी जान जाने के चांसेस 10% बढ़ जाते। अगर पहले मिनट सीपीआर मिल गया, 90% चांसेस है कि आपकी जान बच जाए। अगर दूसरे मिनट मिला तो 80%, तीसरे मिनट मिला तो 70%, ऐसे ऐसे करके 3 मिनट के बाद चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। इसलिए सीपीआर देना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। सीपीआर देने के 3 चरण हैं, इसको बोलते हैं CAB। क्या बोलते हैं? कैप। सी से होता है कंप्रेशन। क्या होता है? बोलो सब लोग। ए से होता है एयरवे। बोलो। मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा क्या कि बोलो तभी बोलोगे। ए से क्या होता है? और बी से क्या होता है? ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब जो सीपीआर में हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं ना, सीने को दबाते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। ए से होता है एयरवे। एयरवे का मतलब अगर चोकिंग है, कुछ फंसा हुआ है गले में, तो उसको निकालने की कोशिश करना। बी से होता है ब्रीदिंग, सांस देना। इन 3 चीजों पे हमारा सीपीआर डिपेंड करेगा, ठीक। सीपीआर काम कैसे करता है? ये हमारे राहुल जी लेटे हुए हैं, ये इनका गर्दन है, ये इनका चेस्ट है और ये इनकी पूरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर इनका हार्ट है, ये हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, जो अभी फिलहाल पंप नहीं कर रहा है। जब हम ऊपर से इस पे कंप्रेशन देंगे तो ये सीना दबेगा, और ये सीना जब दबेगा तो हार्ट को बाहर से दबाता है। तो ये हार्ट को जब प्रेस करेगा ऐसे, तो ये ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब सीपीआर देने की जो कुछ टेक्निक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक तो ये है
कि गद्दे के ऊपर कभी भी सीपीआर नहीं दे सकते। अगर पेशेंट के नीचे कोई भी सॉफ्ट चीज है तो दब सकती है, गद्दा है, स्पंज है, उस पर आप सीपीआर नहीं दे सकते, क्योंकि आप जब प्रेशर दोगे सीने को दबाने के लिए तो वो प्रेशर गद्दा एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी मेहनत 3 गुना बढ़ जाएगी, सीपीआर की क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो पेशेंट को उठा के जमीन पे रख दो, या फिर कोई बड़ा सा, जैसा ये बोर्ड है, ये हार्ड बोर्ड है, इसको पेशेंट के नीचे रख दो। इसको सीपीआर बोर्ड बोलते हैं, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, घरों पे नहीं मिलेगा। तो पेशेंट को नीचे जमीन पे रख दो और उसके बाद आप कंप्रेशन देना शुरू करो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसको कैसे कंप्रेशन देने। इसका नाम क्या था? सबको नाम तो याद है, इतना तो रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब राहुल जी को हमें डाउट हुआ कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ये बेहोश हो गए हैं। ये आंसर, मोबाइल बंद करो। ये इनको कार्डियक अरेस्ट होने का हमको डाउट हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? कहाँ पे टैप करेंगे? ठीक है, ऐसे करके टैप करेंगे। जितनी कस के मार के टैप कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन पहले श्योर कर लेना कि सो नहीं रहा है। अगर सो रहा हो तो कस के मारोगे तो लगेगी, तो फिर रिस्पॉन्स। सेकेंड थिंग क्या चेक करेंगे? बोलो, कौन सी? कैरोटिड। ठीक है, कहाँ पे चेक करोगे? गर्दन पे। ठीक है, टेक्निक मालूम है। उसके साथ क्या चेक करेंगे? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। ठीक, अब तीनों चीजें नहीं है, आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक, सीपीआर स्टार्ट करने के लिए पहली चीज तो आप पेशेंट की किसी भी एक साइड पे आ जाए। सीपीआर कभी ऊपर चढ़ के नहीं होगा, सीपीआर सर की तरफ से नहीं होगा, या तो इस साइड से होगा या उस साइड से होगा। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक, पास में ला दो उसको, यहाँ पर डमी तक ये हिस्सा देखना चाहिए। देन इसको बंद कर देना वीडियो, इसको लूज, सुनो इसको लूज करके नीचे सेट कर देना। बस इससे ज्यादा नहीं देना। चल वीडियो से प्रेस करके पंप करना। ठीक है, तो प्रेस करने के लिए हमको चेस्ट को दबाना पड़ेगा। ठीक है, चेस्ट को दबाने के लिए हमें अपना हाथ चेस्ट पे रखना है। ये कौन सा पार्ट है हाथ का? हथेली है ना। ठीक, आपके 2 हाथ है, जिस हाथ में ज्यादा ताकत है उसको ऊपर रख लो, जिसमें कम है उसको नीचे रख लो। मेरे लेफ्ट हैंड में ज्यादा पावर है तो मैं राइट हैंड को नीचे रखूंगा, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखूंगा। ठीक, और एक के ऊपर एक रखने के बाद उंगलियों को एक दूसरे के अंदर ब्लॉक कर लो। करो सब लोग। ओके, ये रख के हमने ब्लॉक कर लिया। अब इस हथेली को, नीचे वाले को हम यहाँ पर चेस्ट के ऊपर रखेंगे। चेस्ट के कौन से पार्ट में रखेंगे इसको ध्यान से सुनो। हमारे जो रिब केज होता है ना, इसमें बीच में एक ये लंबी सी बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? ठीक है, इस बोन पर हमें इस हथेली को रखना है और इसके बीचों बीच में रखना है, जिसको बोलते हैं मिड स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के बीचों बीच में। ओके, बीच कैसे नापोगे? बीच कैसे नापोगे? आपकी गर्दन में जहां से ये रिब केज शुरू होता है सीना, यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, हाथ लगाओ सब लोग अपने, है ठीक। उसके बाद नीचे जैसे जाओगे तो यहाँ से बीच में एक जगह होगी जहां से रिब केज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक गड्ढा वहां पे होगा। रखो हाथ, रखो, देखो मिल रहा है। ओके, तो ये ऊपर वाला नॉच और ये नीचे वाले नॉच के बिल्कुल बीचों बीच में आपको इस हाथ को रखना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? ओके, तो ये ऊपर वाला नॉच यहाँ है, नीचे वाला नॉच यहाँ है। हम इस हाथ को इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको आपस में लॉक करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर हाथ सीधे रख देंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। देन आपकी जो पोजीशन होगी हाथ की, ये जो एल्बो है, अगर ये एल्बो ढीली रह गई तो जब आप कंप्रेशन दोगे तो हाथ ऐसे मूव करेगा और ये शॉकर की तरह काम करता है। तो आप जो प्रेशर दे रहे हो सीने को दबाने के लिए वो नीचे तक नहीं जाएगा प्रेशर और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको हाथ सीधे रख के ऐसे लॉक करना है। करो सब लोग, सीधे हाथ रख के इसको आगे की तरफ ले आओ। अपने ये जो एल्बो है इसको फ्रंट पे ले आओ, शाबाश। ऐसे रख के सीधे लाओ, बहुत बढ़िया। देखो आंटी के हाथ लॉक नहीं है, कोई बात नहीं, अभी करवा देंगे, सबको सेटल हो जाएगा। ठीक, एक वॉलंटियर इधर आओ,
यहाँ पर बैठो, हाथ रखो, पोजीशन बनाओ, ठीक है। अब जो आपने हाथ ये रखा, ठीक, आप इसको ऐसे करके घुमा लोगे दोनों हाथों को तो ये लॉक हो जाएगा। ओके, हाथ सीधा रख के ऐसे टर्न करना होगा, ठीक है। देन आपकी जो चेस्ट होगा, ये चेस्ट, ये पेशेंट के चेस्ट के बिल्कुल सीधे ऊपर होना चाहिए। जो शोल्डर है हमारा, ये बिल्कुल सीधे ऊपर होना चाहिए। साइड से देखेंगे अगर इसको, तो अगर हम ऐसे तिरछा सीपीआर देंगे तो प्रेशर नीचे ना जाके आगे की तरफ जाएगा, है ना। तिरछा प्रेशर जाएगा तो कंप्रेशन भी ठीक से नहीं होगा और इधर की रिब्स के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा है, ठीक। तो हमने हाथ रख लिया, लॉक कर लिया, इसको फिट कर लिया, उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे आएंगे। देख रहा है पोजीशन, ये चेस्ट के बिल्कुल सीधे ऊपर है, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे ही आपको रखना है, आप ऐसे करके सीपीआर नहीं दोगे, ऐसे सीपीआर देने से फायदा नहीं। ओके, आपको सीधे ऐसे ऊपर आना पड़ेगा। जैसे ही आप सीधे ऊपर आओगे तो आपके बॉडी के वजन से कुछ ना कुछ चेस्ट अपने आप नीचे दब जाएगा, ठीक है। देन आपको कंप्रेशन देना स्टार्ट करना है ऐसे। डमी की आवाज सुनाई दे रही है ना। इतनी ही डेप्थ में आपको सीपीआर देना पड़ेगा और आपका पर्पस क्या है, हार्ट को पंप करना। और हार्ट को पंप करोगे तो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा ना, तो ताकत भी लगेगी अच्छी खासी। इसलिए आपकी पोजीशन बहुत जरूरी है। अगर पोजीशन सही नहीं दोगे तो थकोगे बहुत जल्दी और सीपीआर आपका उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ओके, पोजीशन समझ में आती है। लोकेशन क्या है, दोनों नॉच के बीच में, स्टर्नम के बीचों बीच में हाथ रखना है, इसको रख के एल्बो को लॉक करना है, अपने शोल्डर को बॉडी के ऊपर लाना है और उसके बाद हमें कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। नाउ कंप्रेशन कैसे देते हैं, कंप्रेशन देना बहुत आसान है, कुछ नहीं, खाली आपको अपनी बॉडी के वेट की ताकत से इसको अंदर पुश करना, ठीक। बहुत ही सिंपल है, बॉडी का वेट लगा दिया, ठीक। अब अगर हम पीछे होकर तिरछा सीपीआर देने की कोशिश करेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी। देखो डमी भाग रहा है ना, इसलिए हमें बॉडी का वेट इसके ऊपर डालना है, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। इसमें कोई डाउट है किसी को, वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, सीपीआर देते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कंप्रेशन की स्पीड। क्या चीज, हमारा दिल एक बार में लगभग 80 बार धड़कता है, तो हमको उतनी ही स्पीड मेंटेन रखनी है ना। और क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, ऑलरेडी नुकसान हो रहा है बॉडी में, तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी होती है। तो हमको जो कंप्रेशन की स्पीड रखनी होती है वो रखनी होती है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में हम जो कंप्रेशन देंगे वो 100 बार या 120 बार कंप्रेशन दे देना चाहिए हम, ठीक है। सेकेंड थिंग, डेप्थ। कितनी ज्यादा गहराई तक आप कंप्रेशन करोगे, इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है 1/3 हिस्सा। अगर चेस्ट की चौड़ाई 3 इंच है तो आप 1 इंच कंप्रेस करोगे अंदर। इससे ज्यादा कंप्रेशन करने से आपके रिब्स के टूटने का खतरा होता है। ओके, एडल्ट्स में, जैसे हम लोग सब एडल्ट्स हैं, इनके में कंप्रेशन की जो डेप्थ होती है वो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। और जो किड्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी जो डेप्थ होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर। इतनी ही डेप्थ तक हमें कंप्रेशन देना होता है। इससे ज्यादा डेप्थ हम देंगे तो रिब्स टूट जाए, ठीक है। बट अगर आप सही कंप्रेशन नहीं दे रहे हो और कायदे से डेप्थ तक नहीं जा रहा है तो हार्ट पंप नहीं कर पाए। तो आपको कंप्रेशन तो ठीक से देना ही है, अगर आप इस डेप्थ से ज्यादा चले जाते हो तो भी। ओके, थर्ड थिंग, आप जब भी कंप्रेशन दो तो मेक श्योर कि पूरी तरह से उसको छोड़ो भी। आप कंप्रेशन देने के बाद आधे कंप्रेशन पे वापस ला रहे हो, फिर वापस कंप्रेस कर दे रहे हो, तो चेस्ट दबेगा तो, लेकिन पूरी तरह से फूलेगा नहीं। जब तक पूरी तरह से फूलेगा नहीं तब तक लंग्स में हवा नहीं भरेगी, और जब लंग्स में हवा नहीं भरेगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है। प्लस हार्ट आपने इतना कंप्रेस कर दिया, फिर इतना ही वापस लाए, तो हार्ट भी तो पूरा कंप्रेस ओपन नहीं हो पाएगा ना। इस वजह से कंप्रेशन सही नहीं होगा। अगर इतनी डेप्थ से आप इतना कंप्रेस कर रहे हो तो इतना ही वापस आना चाहिए, फिर वापस कंप्रेस करोगे फिर वापस आएगा। ये डेप्थ कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको बोलते हैं रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब जिस नॉर्मल पोजीशन तक था उस नॉर्मल पोजीशन पर वापस लाना, फिर कंप्रेशन। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इनमें से कोई चीज नहीं याद रहती या डर लगता है कि पसलियां तोड़ दोगे, या किसी भी वजह से सीपीआर देने से हिचकिचाना मत, क्योंकि सीपीआर देने से एक ही नुकसान हो सकता है मैक्सिमम। अगर नहीं दोगे तो वैसे भी मर ही जाएगा ना।
अगर दोगे तो नुकसान क्या कर सकते हो, उसकी पसलियां तोड़ दोगे, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं कर सकते आप। लेकिन पसलियां टूटने के बाद भी अगर जान बच गई तो आपको थैंक यू ही बोलेगा, शिकायत नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे पता लगा कि आपने पसलियां तोड़ने के डर से हमारी जान ही नहीं बचाई तो ऊपर हिसाब जरूर मांगेगा तुमसे, ठीक है। तो कुछ अगर भूल भी जाते हो या गड़बड़ी महसूस होती है कि नहीं कर पा रहे हो तो भी आपने कंप्रेशन तो देना ही देना, ओके। कंप्रेशन देने के अलावा आपको रेस्पिरेशन देना होता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस, ठीक। सांस कब देनी है आपको 30 कंप्रेशन देने हैं और 2 बार सांस देनी है। आपने सीपीआर स्टार्ट किया, सीपीआर स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 4 करके 30 बार गिनोगे। 30 कंप्रेशन देने के बाद आप जाओगे, उसको 2 बार सांस दोगे, फिर आप 30 कंप्रेशन दोगे, फिर 2 बार सांस दोगे। ये प्रोसीजर चलता है, ओके। इसमें कोई डाउट है नहीं, पक्का, ठीक। अब एक ट्रिक है किस चीज की, आपकी मेहनत बचाने की। ट्रिक ये है, मैंने ये बोला कि जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो उसके बाद जितनी जल्दी सीपीआर मिल जाए उतना अच्छा, ठीक है। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपने पेशेंट को बेहोश होते हुए देखा हो, आपके सामने खड़ा था, सामने ही आपके गिर गया, तो आपको मालूम है कि कार्डियक अरेस्ट कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, वो 1 मिनट आप लूज कर सकते हो। या तो आप कहीं रूम के अंदर जाओगे और वो बेहोश मिलेगा आपको, आपके सामने नहीं गिरा, ठीक। अगर वो आपके सामने गिरा है तो सबसे पहला स्टेप आपका है कॉल फॉर हेल्प, मतलब अपने लिए हेल्प बुलाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी 1 मिनट का टाइम है और सीपीआर इतना मेहनती प्रोसीजर है कि आप पूरा दिन नहीं कर सकते, आपको मदद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक। एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके सामने पेशेंट गिरा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने लिए हेल्प बुलाओ, ठीक। अगर आपके सामने नहीं गिरा, आप जब उसके सामने पहुंचे तो आपने देखा कि ऑलरेडी बेहोश था, तो आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे, सीपीआर, ठीक है। सीपीआर दोगे, 30 कंप्रेशन दोगे, 2 रेस्पिरेशन दोगे, ऐसा आप 5 बार करोगे। कितनी बार? 5 बार। 30 कंप्रेशन और 2 रेस्पिरेशन की एक साइकिल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? 30 बार कंप्रेशन दिया, 2 बार रेस्पिरेशन दिया, एक साइकिल पूरी हो गई। ऐसा ही हमने 5 बार किया। 5 बार करने के बाद फिर हम 10 सेकंड का गैप लेंगे अपने लिए। 10 सेकंड के अंदर अगर हमें हेल्प बुलानी है तो हेल्प ले लेंगे, पेशेंट को चेक कर लेंगे पल्स वापस आ गई कि नहीं आ गई, नहीं आए तो 10 सेकंड के बाद हम वापस सीपीआर पे लग जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? नहीं? ओके, श्योर। चलो अब प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ बेसिक चीजें, आपकी पोजीशन, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद कंप्रेशन। कंप्रेशन की स्पीड को ध्यान रखना और जो हम काउंटिंग कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखना। आपको ऐसे ही सीपीआर देना होगा ताकि आपके सामने जो दूसरा व्यक्ति है उसको पता हो कि उसने कितनी काउंटिंग दी, आपने कितने कंप्रेशन दिए, उसके बाद उसे क्या करना उसको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब कंप्रेशन दोगे तो आप ऐसे दोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 कंप्रेशन हो गए। देन हमें रेस्पिरेशन देना है। रेस्पिरेशन का तरीका क्या होगा, आपको गर्दन को पीछे खींचना होगा। अगर ऐसे झुका हुआ है, गर्दन नीचे झुकी है, तो ये जो रास्ता है नाक से गर्दन तक का वो मुड़ा हुआ होता है, इसको आपको ऊपर खींचना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से सांस देनी होगी पूरी तरह से ताकि ये चेस्ट ऊपर को उठे। अगर आपके पास एम्बू बैग है, हॉस्पिटल में हो या किसी सेटअप पे हो, आपके पास ये एम्बू बैग होगा। आपको रेस्पिरेशन देने के लिए एम्बू बैग को फेस पे रखना है। 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कहीं से भी लीकेज ना हो। ये जो एम्बू बैग की नीचे की लाइनिंग है ये आपके चिन के ऊपर आनी चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो लीक कर जाएगा। देन आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। 3 उंगलियों से आप पकड़ोगे, 3 उंगलियां आपके चिन पे होनी चाहिए
2 उंगलियां, अंगूठा और उंगली आपके मास्क पे होगी। इसको जब आप पकड़ोगे और उसके बाद आप इसको खींचोगे चिन से ऊपर, तब आप जब इसको प्रेस दोगे, चेस्ट उठता दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? जब ऐसे आप पकड़ोगे तभी आपका ये एम्बू बैग सही काम करेगा। अगर हमने यहाँ से इसको ढीला कर दिया या हमने गर्दन झुका दी, गर्दन नहीं खींची, चेस्ट दिख रहा है उठते हुए? नहीं उठ रहा है ना? तो आपको इसको दबाना भी पड़ेगा और खींचना भी पड़ेगा, तभी आपका चेस्ट ये रिकॉइल करेगा। समझ में आ रही बात? एक चीज मैंने बताया था, कंप्रेशन देने के बाद चेस्ट को वापस आने दो, ठीक है? ये मैंने कंप्रेशन दिया, उसके बाद मैंने पूरा वापस आने दिया, कंप्रेशन दिया फिर वापस आने दिया। जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, ऐसे, इससे क्या होगा, रिकॉइल नहीं हो पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है कंप्रेशन का। दूसरी गलती क्या करते हैं, ऐसे कूदते हैं। आपको कूदना नहीं है, क्यों? क्योंकि फिर जंप जब लगेगा, झटका लगेगा ना, तो रिब्स टूट जाएंगे सर। आपको इसको टच करके रखना है, कंप्रेस भी करना है, लेकिन ये भी देखना है कि ये पूरा वापस आ जाए, और इसको छोड़ के इस पे कूदना भी नहीं। समझ में आ रही बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इतनी चीजें समझ में आ रही है? कंप्रेशन दे लोगे, ठीक है? मैंने बोला काउंटिंग करना जरूरी है। जब ये प्रोसीजर अभी करोगे ना, तो 20-25 से ज्यादा काउंटिंग बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ही लो है। ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला प्रोसीजर है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। काउंटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि 1 से 30 तक पूरी ही काउंटिंग करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इससे आपको बीच में सांस लेने का मौका मिलेगा, ठीक है? 1 छोड़ दो, 2, 4, 6, 8, ऐसे ना आप थकोगे कम और सामने वाले को काउंटिंग बोलना समझ में आएगा। कितनी बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक। कंप्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले कंप्रेशन और एयरवे, कंप्रेशन एयरवे कर लोगे। किसी पेशेंट को जरूरत पड़ेगी, किसी भी इंसान को पड़ेगी, कर लोगे, ठीक है? हेल्प बुलाओ, सीपीआर स्टार्ट करो, डरो मत सीपीआर। सीपीआर दे के जान बचाना बहुत जरूरी है और ये सबको आना चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर है? एक पॉइंट और, अब जैसे हम लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, रिजिड है, एडल्ट है, हमें दोनों हाथों की ताकत लगे। कोई छोटा बच्चा है, अगर आप दोनों हाथों से कस के दबा दोगे, उसके चेस्ट एकदम कंप्रेस हो जाएगा। तो आपको देना है 1 हैंड सीपीआर। क्या देना है? 1 हैंड सीपीआर। आप एक हाथ रखोगे और एक ही हाथ से सीपीआर दो, ठीक है? अगर बीच की एज का है, 10-12 साल का बच्चा है, दोनों हाथ से नहीं दे सकते, लेकिन एक हाथ से बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, एक हाथ यहाँ रखो, एक हाथ से इस हाथ को पकड़ो और सपोर्ट देके 1 हैंड सीपीआर। इसको बोलते हैं 1 हैंड सीपीआर, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में सीपीआर की स्पीड उतनी ही रहेगी, कंप्रेशन उतना ही रहेगा, रेस्पिरेशन उतना ही रहेगा, सब उतना रहेगा। बस आपको सीपीआर देना आना चाहिए, ठीक? ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए डमी है, आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसकी तब सही होगी जब ये आवाज आएगी। आवाज सुनाई दे रही है? ठीक, 300 बार के कंप्रेशन में ये आवाज आनी चाहिए। और इसकी स्पीड क्या रहेगी, एक स्पीड का अंदाजा कर लो। बहुत ज्यादा तेजी से कंप्रेशन देने से फायदा नहीं है और बहुत धीरे देने से भी कोई फायदा नहीं है। 100 से 120 कंप्रेशन की स्पीड ऐसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस ये स्पीड रहनी चाहिए। इससे ज्यादा स्पीड करने की जरूरत नहीं है और इससे कम करोगे नहीं। समझ में आ रही बात? ओके, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? नहीं? चलो पहले प्रैक्टिस कौन करेगा? जिसके नाम पे है भैया, जो हेलो सर, चलो ओके वेट, जो हंसा ना उसके ऊपर सीपीआर करवा दूंगा, हंसना नहीं। देखो अभी आपने एक चीज नोटिस करी, फिर से करो सर। ये हाथ फोल्ड हो रहे हैं, हाथ फोल्ड हो रहे हैं। क्यों? आपने ये पोजीशन तो बनाई बट आपने हाथ को ऐसे लॉक नहीं, ठीक है? अब आप दो सीपीआर, ये हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए। ये अगर हाथ फोल्ड हो जाएगा ना तो आपका शॉकर का काम है, ठीक है? स्ट्रेट रखो, बिल्कुल सीधे से, मच बेटर, पहले से काफी बेहतर है। ताकत लग रही है? ऐसे ही ताकत लगती है, और जितना एडल्ट भारी भरकम पेशेंट होगा उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। आ जाओ, बारी बारी सबकी आएगी। इधर आओ, इसके सामने आओ,
कल को रिकॉर्ड दे रहा है भाई, हमने तो मेहनत करी ना, तुम्हारे स्टाफ नहीं आया तो मेरी क्या गलती। चलो शाबाश, आज एक की जान बचानी है। चलो चलो, कोई बोलेगा नहीं। ओके वेट 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 वेट, हाथ ऐसे रखो, ठीक है, ये इधर नहीं, ये ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ अब लगाओ, अब 2 कंप्रेशन, देखो अब हाथ नहीं फोड़ लो, कैसा लो, ठीक है। रानी साहब मुझे ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है दूसरों को, ठीक है। 2 साइकिल दिया है, सिर्फ 2 साइकिल, इससे ज्यादा सीपीआर अभी किसी ने नहीं दिया। 2 साइकिल में सांस फूल गई है सबकी। आपको सीपीआर तब तक देते रहना है जब तक आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच जाती। मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं शेयर कर दूंगा, मुझे नहीं पता किसने बनाई है, आई डोंट नो। वो एक हॉस्पिटल की वीडियो, एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, उसको सीपीआर दिया जा रहा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न, अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है वो, उसको सीपीआर दिया जा रहा है। और 20 मिनट 20 से 25 मिनट तक सीपीआर लगातार दिया गया था, उसके बाद उस बच्चे की जान आ गई, वो बच गया और अभी भी हेल्दी है। कितनी देर के बाद? 20 से 25 मिनट, ठीक है। और आप आधे मिनट में सांसें छोड़ रहे हो, आपको कभी नहीं पता आपका अगला सीपीआर पेशेंट की जान बचा दे, ठीक है। तो आपने सीपीआर कंटिन्यू रखना है तब तक जब तक कि आपके पास मेडिकल एड ना आ जाए। दूसरा, जब पेशेंट रिवाइव हो जाए, पता लगे आप सीपीआर दे रहे हो, पेशेंट जाग गया, उसके बाद भी कह रहे हो नहीं अभी मेरे 30 कंप्रेशन पूरे नहीं हुए, लेट जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पेशेंट जाग गया, आ गया उसका रिस्पॉन्स, आप तुरंत सीपीआर बंद कर दो, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक आपको सीपीआर कंटिन्यू रखना। अब आप सब लोगों को एक साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने काउंटिंग बोलनी है ताकि अगले बंदे को काउंटिंग सुनाई दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30 कंप्रेशन देने के बाद तो एक्चुअली थक जाओगे। तो आपको क्या करना है, आप 2 लोगों की टीम बनानी है, एक लोग रेस्पिरेशन पे आओगे, एक लोग कंप्रेशन पे आओगे। 30 सेकंड हो जाने के बाद आप चेंज कर लो, आप रेस्ट करोगे, दूसरा बंदा कंप्रेशन देगा, फिर 30 सेकंड के बाद आप कंप्रेशन दोगे, फिर 30 कंप्रेशन के बाद वो बंदा कंप्रेशन देगा। ऐसे आपको टीम में काम करना है। अगर आप खड़े रहे और इंतजार कर रहे हो कि जब वो पूरी तरह से थक जाएंगे तब हम सीपीआर शुरू करेंगे, तो कोई फायदा नहीं। समझ में आ रही बात है ना? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चीजें इसीलिए बता रहे हैं। सेकेंड थिंग, मान लो आप थक गए, आपने तो ट्रेनिंग लिया है, अब आपके घर पे जो भाई बहन है आपके, उन्होंने तो ट्रेनिंग नहीं लिया सीपीआर की, तब क्या करोगे? तब तो आप ही को कंटिन्यू करना है ना। अब मान लो आपके घर पे पेरेंट्स में या किसी कजिन को, किसी रिश्तेदार को आ गया कार्डियक अरेस्ट, तो आप कंप्रेशन तो दोगे, यस और नो? ठीक, तो अगले बंदे को तो नहीं पता, तो जिम्मेदारी किसकी? आप, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बोला कि अगर किसी को नहीं भी प्रैक्टिस है तो भी सीपीआर देना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान करोगे पसलियां तोड़ने का, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, यस और नो? तो आप उसको बता तो सकते हो, करो। आप पहला कंप्रेशन देना स्टार्ट करो। सपोज मैं हूं और कोई एक लोग आ जाओ, तुम आ जाओ, आजा इधर बैठो। ये मेरे कजिन है, बाहर से मेरे को घर पे आए थे छुट्टियां मेरी बर्बाद करने के लिए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये मेरे घर पे आके मेरी चीजों को छुए, लेकिन ये आ गए, ठीक। अब इनके पापा भी आ गए साथ में, चाचा जी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन वो आ गए और बाय चांस खुदा न खास्ता उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। मुझे ट्रेनिंग है, इनको नहीं है, लेकिन मैं परमानेंटली सीपीआर नहीं दे सकता। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्पॉन्स देख लिया, पल्स देख ली, इनसे बोल दिया फोन डायल करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या किसी को बुला लो, गाड़ी मंगाओ, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ठीक। उसके बाद इनको बैठा लिया, जैसा मैं कर रहा हूँ गौर से देखो और तुम्हें वैसा ही करना है। मैंने सीपीआर स्टार्ट कर दिया और बोलते जा रहा हूँ साथ में, हाथ को यहाँ पे रखना है चेस्ट के बीच में, ऐसे करके कंप्रेशन देना है, काउंटिंग बोलनी है, ठीक है। हाथ सीधा रखना है, चेस्ट कंधा ऊपर रखना है, ठीक। इतनी देर में इनके दिमाग में बस गया कि इनको करना क्या है। 30 कंप्रेशन हो गए, आओ सामने, जल्दी करो, जल्दी करो, कंटिन्यू करो। हाँ, कितने हुए? गिने। हाँ, गलती करी, गिने नहीं, तुमने 22 पे रोका है। कितने होने चाहिए? 30, ठीक। समझ में आ रही बात? तुम्हारे हाथ मुड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आवाज तो आ रही थी ना। पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं? ठीक, यस और नो? समझ में आ रहा है? ऐसे ना अपने आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीख।
फायदा उठाना सीखो, कैसे तुम किन चीजों का फायदा उठाओ। वहीं से वापस हो लो। हाँ, कोई ना 5 मिनट बाद आना, बस क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आना। समझ में आ रही चीज क्या करना है, क्या जरूरी है, ये चीज समझ में आ रही। ठीक, फिर से पोजीशन लो। हाँ, थोड़ा सा और आगे हो, इसको ऐसे मोड़ो। हाँ शाबाश, 2 कंप्रेशन। अब आ गया ठीक, ठीक है। तीस हो गए पूरे, थक गए? नहीं थक गए? ओके चलो, इतनी चीज समझ में आ रही है ना, पर्पस समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है।